गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने शुरुआत की थी वेव ऑप्टिक्स के लिए। उसमें हमने हाइजेंस वेव थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ये सारा पार्ट देख लिया था। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थ्योरी, लाइट इज़ हैविंग वेव नेचर एंड दैट इज़ ऑल्सो लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब ये यहाँ पे दिया है कि नहीं, मैं डाउटफुल हूँ इस बुक में, बट प्रीवियस सिलेबस में ये था, ठीक है। और उसमें हमने ये देखा था, एक नई टर्म देखी थी, वेव फ्रंट। सो व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट इज बेसिकली सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर हैविंग सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, या फिर सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर हैविंग सेम फेज। ये इसको हमने कहा था वेव फ्रंट। और हमने देखे थे अलग अलग शेप के वेव फ्रंट, जैसे स्फेरिकल, सर्कुलर, प्लेन वेव फ्रंट, ऐसे कुछ वेव फ्रंट्स भी हमने देख लिए थे पिछली क्लास में। उसी के साथ साथ हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी, ये भी हमने देख लिया था कि हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी। तो ये सब अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज़ नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। ये पार्ट हमें देखना है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। बेसिकली इसमें देखना क्या है, इसको देख के हम ये बोल सकते हैं कि यस, हाइजेंस थ्योरी वाज करेक्ट अप टू पर्टिकुलर पॉइंट। कैसे? ये हाइजेंस वेव थ्योरी के सक्सेसेस थे। जैसे मैंने पिछली वीडियो क्लास में भी बताया था कि हाइजेंस थ्योरी का एक स्टेज पे वो सक्सेसफुल थी। हाँ, बाद में कुछ उसमें ड्रॉबैक्स थे, जैसे वो ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम के बारे में था, जो कि वो कहीं पे है ही नहीं। इसे बाद में प्रूव किया गया था कि देयर इज़ नो सच मीडियम ल्यूमिनिफेरस ईथर। उसी के साथ साथ द लाइट वेव्स आर हैविंग ट्रांसवर्स वेव नेचर। वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स नहीं होती, वो ट्रांसवर्स वेव होती है। ये भी बाद में प्रूव किया गया था। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से हाइजेंस थियोरी को कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया गया। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग हाइजेंस वेव थियोरी। उसमें से पहला है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले तो हमें वेव फ्रंट एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये एक डायग्राम मैंने बनाई है, ये सेम डायग्राम आपको दिखाई देगी पेज नंबर 162 पे, फिगर 7.3, फिगर 7.3 ऑन पेज नंबर 162। तो इसमें रिफ्लेक्शन हमें प्रूव करना है। अब रिफ्लेक्शन प्रूव करना यानी क्या करना, तब ये पता था सब लोगों को कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे लाई इन द सेम प्लेन। ये सारी चीज़ें हमें प्रूव करनी है यूजिंग हाइजेंस थ्योरी। तो अगर हाइजेंस थ्योरी से हम ये प्रूव कर सकते हैं तो हाइजेंस थ्योरी करेक्ट है, ऐसा हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं डायग्राम पे। तो यहाँ पे एक वेव फ्रंट है। कौन सा वेव फ्रंट है? वेव फ्रंट ए बी। ये वेव फ्रंट ए बी अप्रोच कर रहा है। एम एन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई मिरर है यहाँ पे, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। एम एन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द वेव फ्रंट ए बी, आप देख सकते हो कि ये प्लेन वेव फ्रंट है। सो वेव फ्रंट ए बी इज अप्रोचिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये इस तरह से ये अप्रोच कर रहा है और ये थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो कि पहले वेव फ्रंट ए बी है और वेव फ्रंट का जो ए पॉइंट है वो पहले टच करेगा, और बी को आने के लिए अभी भी समय है, कुछ समय यहाँ पे बाकी है। सो बी अभी तक यहाँ आया नहीं है, बट ए हैज़ ऑलरेडी रीच्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस एम एन। तो जैसे ही ये रे यहाँ पे आ जाएगा, ये रे आर ए है, ये रे क्यू सी है, और ये वेव फ्रंट है ए बी। ये वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। ये ऐसे आ रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, पूरा वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। सो ए जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट वेव फ्रंट का, ये इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड पाथ ऑफ दैट रे। सो ए इज द रिफ्लेक्टेड पाथ। यहाँ पे एंगल I is the angle of incidence. We know that a ray makes angle with the normal at the point of incidence. This angle is called as angle of incidence, and the reflected ray makes angle with the normal, that is called as angle of reflection. So I and R, और हमें अभी यही प्रूव करना है कि I is equal to R, ठीक है। उतने समय में देखिए, ये अब B को C में यहाँ पर तक आने के लिए टाइम है, तो जितना समय B को C तक आने के लिए लगेगा उतने ही समय में A जो है ये A टू E डिस्टेंस कवर कर चुका रहेगा। B अभी तक पहुंचा नहीं है। जितने समय में B C तक आ जाएगा उतने ही समय में A E तक आ जाएगा। ये जो पॉइंट है
ये है ई, यानी हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू ए ई। इसमें एक और चीज़ है कि ये सेम मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रहा है। सो सेम मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रहा है, इसलिए ये जो डिस्टेंस कवर करेगा लाइट, मान लो टाइम टी में ये लाइट बी टू सी आ जाएगा, उतने ही टाइम टी में रे ए टू ई आ जाएगा। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी सेम है, मीडियम वही है, तो ये दोनों डिस्टेंसेस बी सी एंड ए ई ये सेम रहेंगे। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट बी सी इज इक्वल टू ए ई। और एक चीज़, ये जो रेज हैं क्यू सी एंड आर ए, सो वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइट रेज। वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइट रेज। तो आई कैन राइट ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। सिमिलरली अब ये रे ऐसे जा रहा है, तो ये जो सी ई है दिस विल बी परपेंडिकुलर टू ए ई। सो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन गए हैं, और दोनों ट्रायंगल्स के लिए हम देख सकते हैं कि दोनों का जो हाइपोटेनियस है ए सी वो कॉमन है, दोनों का जो हाइपोटेनियस है वो कॉमन है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लिख सकते हैं, जैसे एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए ई सी इज इक्वल टू सी बी ए। क्यों? बिकॉज दे आर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद हाँ जी, अब एक पॉइंट है यहाँ पे, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि इफ़ एंगल आर ए पी इज़ नॉर्मल, ठीक है, सो इफ़ एंगल आर ए पी इज़ आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन हाउ बी आई सी इज ऑल्सो आई। ये हमें देखना पड़ेगा कि ये आई है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कैसे हो गया। तो इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में कुछ तो दिया है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो देखो क्या है वो। एज आर ए एंड ए पी आर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए सी, आर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए सी। और उसके बाद देखो उन्होंने क्या कह दिया, हेंस एंगल बी ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल आई। इसलिए उन्होंने कहा कि एंगल बी ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू आई। ये समझना थोड़ा, अब समझा होगा आपको तो ठीक है, बट इसको थोड़ा अलग तरीके से देख लेते हैं। देखो ये कैसा है, मैं उसका एक पार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये नॉर्मल है, ये ऐसा है वहाँ पे, फिर ये ऐसे जा रहा है एंड देयर इज़ अ, सो ये एंगल आई है। अब हमें ये पता है कि ये जो है ये 90 डिग्री है, ये एंगल आर, ये है ए, ये है पी, ये है ई और ये है बी, यहाँ पे ये है बी, ठीक है। सो आर ए बी ये 90 डिग्री है, आर ए बी। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल देखो ध्यान से, पी ए बी, एंगल कौन सा, पी ए बी, ये हो जाएगा 90 माइनस आई। फिर से एक बार बता रहा हूँ, आर ए बी ये पूरा 90 डिग्री एंगल है। तो अगर ये 90 डिग्री है और उसमें से आर ए पी जो है ये 90 डिग्री एंगल, सॉरी ये आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। सो बचा हुआ एंगल जो है आर ए बी में, आर ए पी अगर आई है तो पी ए बी जो रहेगा वो 90 माइनस आई हो जाएगा। अब ये देखो पी ए और ये यहाँ पे है आपका सी, पी ए सी, तो पी ए सी अब ये 90 डिग्री है। पी ए सी अगर 90 डिग्री है उसमें से पी ए बी जो है ये अगर 90 माइनस आई है तो ये जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल आई। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट करके देख लो अगर नहीं समझ में आया है तो ये 90 है, ये 90 है, उसमें से ये एंगल आई है तो ये बचा हुआ 90 माइनस आई हो जाएगा। अब दूसरा पी ए सी ये 90 है, उसमें से पी ए बी जो है ये 90 माइनस आई है पूरा, ये जो है ये पूरा 90 माइनस आई है, तो ये बचा हुआ फिर से क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो एंगल है बी ए सी दैट इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल
BAC इज इक्वल टू आई। उसका जस्टिफिकेशन ये है, बट क्या आपको एग्ज़ाम में भी वही लिखना है? नहीं, जैसे उन्होंने दिया है वैसे ही आप लिख सकते हो, जैसे टेक्स्ट बुक में है वैसे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कुछ करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपके लिए बताया है, आपके कंसेप्ट के लिए बताया है। कोई भी डाउट है तो आप फिर से एक बार पूछ सकते हो इसमें। नेक्स्ट, और एक चीज़, ये हमें पता है कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है, तो अगर ये R है तो फिर से ये R कहाँ से आ गया? अगर ये R है तो ये R कैसे आ गया? जस्टिफिकेशन उन्होंने वैसे ही वहाँ पे दिया है, कुछ तो अलग ही दिया, देखो क्या है वहाँ पे, किधर गया? एज ए ई, ये है पेज नंबर 163 पे, एकदम पहली लाइन देखो। एज ए ई इज परपेंडिकुलर टू सी ई एंड ए पी इज परपेंडिकुलर ए सी, हेंस ए सी इज इक्वल टू पी ए ई इज इक्वल टू आर। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं अभी ये बता रहा हूँ कैसे। ये सिमिलर टू दिस वन, ये ऐसे ही है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कैसे। ये है आपका एंगल आर, ठीक है, ये है 90 माइनस आर, कौन सा? ई ए सी। ई ए सी जो है ये है 90 माइनस आर। फिर से देखो, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखो, ये है ई, ये है ए, ये है सी। उसमें से ये देखो अभी आप, पी ए सी, सो पी, ये पी है, ए सी, ये पूरा 90 डिग्री है। 90 डिग्री में ये एंगल आर है, ठीक है, ये एंगल है आर, ये मैं इसको ऐसे जोड़ रहा हूँ। हमें ये भी पता है कि ये भी एंगल 90 है। कौन सा एंगल? ए ई सी, ये 90 डिग्री है। पी ए सी, ये भी 90 डिग्री। उसमें से अगर ये आर है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर। देखो ये आर है तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा। ये 90 एंगल है, ये 90 माइनस आर है, तो ट्रायंगल ए ई सी में ये एक एंगल है वो है 90, ये है 90 माइनस आर, तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा? ये हो जाएगा आपका आर। आप इनकी एडिशन करके देखो तीनों ट्रायंगल्स, तीनों एंगल्स की, तो आपको मिलेगी एडिशन 180। सो ये इस तरह से ये एंगल जो है ये आर आ जाता है। बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे आप लिख के छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि एंगल पहला कौन सा था आपका? बी ए सी, ये था आई, और फिर है आपका ई सी ए, ये हो जाएगा आर, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, ये क्लियर हो गया होगा आपको। नहीं है तो फिर से आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो ग्रुप में। तो इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ। अब नेक्स्ट बात ये है कि हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है I इज इक्वल टू आर। तो ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ट्रायंगल ए ई सी एंड सी बी ए, ये दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, ये दिखाना पड़ेगा। और उन्होंने बहुत ही आसानी से वहाँ पे दिखा भी दिया है। उन्होंने देखो क्या किया, या फिर मैं बता ही देता हूँ क्या है इसमें। ये दोनों ट्रायंगल जो है ए ई सी, ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल सी बी ए, इसमें ये एंगल ई जो है इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्यों? बोथ आर 90 डिग्रीज। उसके बाद ए सी इज इक्वल टू ए सी, कॉमन हाइपोटेनियस है, ए सी इज इक्वल टू ए सी। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है क्या? बी सी इज इक्वल टू ए ई। तो दो साइड्स इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो इसी कारण ए सी इज इक्वल टू ए सी, यानी ये कॉमन है, कॉमन हाइपोटेनियस है दोनों ट्राइंगल्स की। दोनों में 90 डिग्री एंगल, यानी एक एंगल उनका इक्वल है।
और ये एक साइड और एक है बी सी इज इक्वल टू ए ई, बी सी इज इक्वल टू ए ई, ये मैंने अभी बताया कि जितना डिस्टेंस ये लाइट यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा उतना ही डिस्टेंस बी टू सी ट्रैवल करेगा, ये भी मैंने बता दिया था। सो ओवरऑल ये तीन जो चीज़ें हैं यहाँ से ये पता चलता है कि ट्रायंगल ए ई सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल सी बी ए, और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो सी पी सी टी ये क्राइटेरिया, ये सुना होगा आपने, अकॉर्डिंग टू congruent triangle theorem we can write angle BAC is equal to angle ECA। इसको आप जनरली स्कूल में अपने इसको CPCT ऐसा कुछ तो लिखा होगा, congruent parts of congruent triangle, ये आपने लिखा होगा। और ये क्या है, BAC is nothing but angle I and ECA is nothing but angle R। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपने प्रूव कर दिया यूजिंग वेव फ्रंट थियरी। वेव फ्रंट थियरी यानी कौन सी, वेव थियरी ऑफ लाइट विच वाज प्रपोज्ड बाय हाइजेंस। तो ये आपने प्रूव कर दिया है। एक और चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई मीन रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड reflected ray, they are lying in a same plane but to the opposite sides of normal। ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है। पहला तो ये आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा आता है ये कि नॉर्मल, आई मीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे लाई ऑन द टू अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। एक और चीज़ है यहाँ पे, वो ये है कि इफ़, अब ये ट्रायंगल जो है ए ई सी और दूसरा सी बी ए, ये कॉन्ग्रुएंट है। ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ई सी मस्ट बी इक्वल टू ए बी, ई सी मस्ट बी इक्वल टू ए बी, फिर से सी पी सी टी। एंड इफ ई सी इज इक्वल टू ए बी, इसका मतलब ये है कि ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जब रिफ्लेक्शन होता है इन दैट केस जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, ये हमें पता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ये एक एडिशनल थीम यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने प्रूव कर ली है, इसमें हमें ये पता चलता है कि वी कैन प्रूव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजेंस वेव थियरी, और यही यहाँ पे बताना था, बाकी कुछ भी नहीं था। जो स्टेप्स मैंने लिखी है ये आपको फॉलो करनी है, उन्होंने बुक में भी लिखा है, टेक्स्ट बुक में, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। एंड सबसे मेन बात है, ये डायग्राम गलत नहीं होनी चाहिए। ये डायग्राम पे ज़्यादातर वो देखेंगे कि डायग्राम कैसे ड्रॉ किया, और डायग्राम आपने गलत कर दी तो आपके मार्क्स जाने के चांसेस है। वो आगे का थ्योरेटिकल जो पार्ट है, जो आपने लिखा है टेक्स्ट, वो पढ़ेगा नहीं और वो सीधा सीधा मार्क्स काट देगा, आधे मार्क्स दे के वो आगे बढ़ेंगे। भले ही आपको पूरे थियरी आपने जो लिखी है वो बहुत करेक्ट है, फिर भी अगर आपकी डायग्राम गलत हो गई तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए डायग्राम की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इस डायग्राम को मैंने कैसे ड्रॉ किया मैं आपको बता दूं। मैंने पहले ना ये आर ए ई निकाला, ये ऐसे निकाला, एक नॉर्मल निकाली, फिर उसी तरह मैंने क्यू सी एफ निकाला और एक नॉर्मल निकाली। अब मैंने ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए, ये हो गया है इस तरह से। एक चीज़ आपको दिखानी है, डायग्राम में भी आप देख सकते हो फिगर 7.3 में, कि ऐसी एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ की है। तो ये आर्क यहाँ पे क्यों ड्रॉ की है, बेसिकली ये डायग्राम ड्रॉ करने का जो रूल है वो कुछ इस प्रकार से, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि जितना डिस्टेंस B टू C है उतना ही डिस्टेंस A टू E है। इसका कारण ये है कि लाइट B टू C में आने के लिए टाइम T लेगा और A टू E पे जाने के लिए भी टाइम T लेगा। तो यहाँ आपका जो राउंडर होता है, कंपास जो रहती है, वो यहाँ पे रखना है, B C पे ये डिस्टेंस मेजर करना है और फिर वो यहाँ रख के A पे रख के ऐसा आर्क निकालना है। दिस इज़ एक्चुअली आइडियल मेथड टू ड्रॉ दिस डायग्राम, बट जनरली उस मेथड से होता ही है कि बहुत स्टूडेंट्स का डायग्राम जो है वो गलत हो जाती है और फिर उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आप इस तरह से भी करके बस एक आर्क वहाँ पे दिखा देना, ये पता चले कि आपने एक रूल फॉलो किया है। सो ये था रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन, जो हमने प्रूव कर दिया यूजिंग हाइजेंस वेव थियरी। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो थियरी दी है आपके टेक्स्ट बुक में, उसे आप ज़रूर पढ़ लो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जी, रिफ्लेक्शन हमने प्रूव कर दिया यूजिंग हाइजेंस वेव थियरी। अब हम प्रूव करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो उसे ज़रा आप देख लो।
तो ये अब नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। यहाँ पे ये मीडियम 1 है, यहाँ पे ये मीडियम 2 है, और यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि मीडियम 1 इज़ रेयरर मीडियम एंड मीडियम 2 इज़ डेंसर मीडियम। ये P डैश ये नॉर्मल है, एंड द वेव फ्रंट AB इज़ अप्रोचिंग दैट प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये जो वेव फ्रंट है ये ऐसे आ रहा है, और एट टाइम t इक्वल टू 0 ये A पॉइंट है वो सबसे पहले इस रिफ्रैक्टिंग प्लेन को टच कर रहा है, B अभी तक पहुंचना है। B to C डिस्टेंस जो है वो लिखा है मैंने v1t। v1 ये है वेलोसिटी इन मीडियम 1 एंड v2 है वेलोसिटी इन मीडियम 2। अब यहाँ पे एक बात मैंने कल भी बताई थी, पहले वीडियो क्लास में बताई थी कि हाइजन ने ये एज्यूम कर लिया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज़ लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। तो मान लो कि B to C जो रे आ रहा है उसको B to C आने के लिए टाइम t लगेगा, तो उतने ही टाइम में ये जो रे है यहाँ से A पे आने वाला, क्या वो उतना ही डिस्टेंस आगे जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे v2 वेलोसिटी इज़ लेस देन v1। तो इसी कारण ये जो डिस्टेंस है AE, दिस AE डिस्टेंस शुड बी लेस देन BC, और इसी को दिमाग में रख के ये डायग्राम ड्रॉ कर दी गई है। सो AE डिस्टेंस इज़ लेस देन डिस्टेंस BC, ये आप याद रखना। और आगे फिर से नाउ एज P डैश इज़ नॉर्मल, और ये रे जो है ये रे ऐसे आ रहा है, दैट्स व्हाई वी टेक दिस एज एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड दिस एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अब फिर से अगर ये एंगल I है तो एंगल BAC ये भी एंगल I होगा। उसके लिए आपको वापस से वही रिवाइज करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले रिफ्लेक्शन के लिए मैंने बताया था, ये I है तो ये 90 माइनस I है, PAC ये 90 है, तो PAC में अगर ये 90 माइनस I है तो ये वापस से I हो जाएगा। उसी तरह से आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे ये अगर एंगल R है तो ये भी एंगल R हो जाएगा। कैसे? देखो फिर से P डैश AC ये 90 है, उसमें से ये अगर R है तो ये बचा हुआ जो एंगल है कौन सा? EAC आपका 90 माइनस R हो जाएगा। और अगर ये 90 माइनस R हो जाएगा, ये 90 एंगल है तो ये 90 है, ये 90 माइनस R हो जाएगा तो ये वापस से R आ जाएगा। तो ये था। हाँ, हमेशा ये 90 या फिर ये 90 क्यों होता है? क्योंकि द वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट, इसलिए ये हमेशा ये एंगल 90 रहेगा, ये एंगल 90 रहेगा, ये आप याद रखना। सो आई होप ये क्लियर होगा। या फिर ये प्रीवियस जो मैंने डिस्कशन किया था फॉर दोज एंगल्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सिमिलर वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो आई होप ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमें करना क्या है बेसिकली, इसको क्यों डिस्कस करना है? इससे हम प्रूव करने वाले हैं कि वी कैन प्रूव स्नेल्स लॉ यूजिंग हाइजेंस वेव थ्योरी। यानी ये जो वेव फ्रंट वाली थियरी जो है इसको यूज़ करके हम स्नेल्स लॉ प्रूव कर सकते हैं। इसमें अब आपके बुक में जो सिंबल दिए गए हैं वो है N1 एंड N2। तो लेट N1 बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, N2 बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, N1 N2। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इन दिस ट्रायंगल ABC साइन I कितना रहेगा? साइन इज नथिंग बट अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस है AC, और तो साइन I इज BC अपॉन AC। साइन I इज इक्वल टू BC है आपका V1t अपॉन AC के लिए मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, उसको मैं AC ही रखने वाला हूँ। साइन R, अच्छा छोड़ो, ये ट्राइंगल ABC में हो गया। साइन R, सो साइन R इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है वो? AEC। सो इन ट्राइंगल AEC साइन R इज इक्वल टू, तो साइन R कितना रहेगा? रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन R। सो साइन R इज
ये एंगल आर है, सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट है आपके साइड ए ई अपॉन हाइपोटेनियस इज अगेन ए सी। ए ई कितना है, ए ई इज, ये आप देख रहे हो v2t, स्पीड इनटू टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये ए ई डिस्टेंस जो है वो कितना लिखा है मैंने, v2t, सो इट इज़ v2t अपॉन ए सी। फिर से एक बार ज़रा देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो मीडियम है इसमें जो टाइम आई मीन वेलोसिटी ली है मैंने v1, सो इन टाइम t लेट अस अज्यूम कि B to C आने के लिए उस रे को कितना समय लगने वाला है, t। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, BC, वेलोसिटी इनटू टाइम। उतने ही टाइम t में यहाँ का जो रे है इट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम A to E, पर वहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v2, सो दैट्स वाई डिस्टेंस AE इज़ नथिंग बट वेलोसिटी इनटू टाइम यानी v2t, और वही मैंने यहाँ पे लिखा साइन r। सो अब हम देखते हैं कि साइन I अपॉन साइन r कितना आता है। तो साइन I अपॉन साइन r इज इक्वल टू v1t अपॉन AC डिवाइडेड बाय v2t अपॉन AC। मेरे ख्याल से ये आ रहा है v1 बाय v2। सो साइन I अपॉन साइन r इज इक्वल टू v1 बाय v2। ये एक कंक्लूजन हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में ये दिखाई देगा आपको, कहाँ पे है जी, इक्वेशन 7.5। अब देखो यहाँ पे मैं इसको कैसे थोड़ा सा टर्म्स अरेंज करता हूँ। लेट्स सी विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ c बाय v2 एंड c बाय v1। तो c बाय v2 velocity of light in vacuum divided by velocity of light in medium, that is nothing but a refractive index of medium 2. This c by v1 is velocity of light in vacuum divided by velocity of light in medium 1 is nothing but refractive index mu 1. तो ये क्या है, sin I अपॉन sin R, and this proves स्नेल्स लॉ, क्योंकि यही तो स्नेल्स लॉ है और यही हमको प्रूव करना था बाय यूजिंग हाइजेंस वेव थियरी। तो ये यहाँ तक आपने लिख दिया तो भी चलेगा कि दिस प्रूव्स स्नेल्स लॉ यूजिंग हाइजेंस वेव थियरी। क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रूव रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजेंस वेव थियरी। ये डायग्राम और ये जो लिखा है मैंने, ये आपको वहाँ पे लिख के देना पड़ेगा। उसके बाद आप सीधा सीधा लिख सकते दिस प्रूव्स हाइजेंस वेव थियरी। एक और चीज़ वहाँ पे उन्होंने डिस्कस की है ये नेक्स्ट पैराग्राफ में कि इफ़ v1 इज़ ग्रेटर दैन v2, इफ़ v1 इज़ ग्रेटर दैन v2, इन दैट केस n1 will be less than n2, n1 will be less than, refractive index n1 will be less than n2, and therefore angle I will be greater than angle R, therefore angle I will be greater than angle R। तो ये कहाँ से किया उन्होंने, ये सारे जो इक्वेशंस आप देख रहे हो वहाँ से ही उन्होंने ये जजमेंट लिया है। एंड एंगल आई इज़ ग्रेटर दैन एंगल आर, तो इसका मतलब ये है कि वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल। और उसी के साथ साथ हाइजन का जो एजम्पशन है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज़ लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम, वो भी यहाँ पे कुछ हद तक प्रूव हो जाता है। सो ये भी एक कंक्लूजन आपको उस नेक्स्ट पैराग्राफ में दिखाई देगा, उसे भी आप एक बार देख लो। एक इक्वेशन यहाँ पे मिस हो रहा है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा क्योंकि यहाँ पे वो दिया नहीं है, एंड दैट इज़ नथिंग बट रिलेशन बिटवीन विड्थ ऑफ वेव फ्रंट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे विड्थ ऑफ वेव फ्रंट इज़ ग्रेटर दैन विड्थ ए बी, यानी ई सी जो है डिस्टेंस दैट इज़ ग्रेटर दैन डिस्टेंस ए बी। तो ये विड्थ ऑफ वेव फ्रंट में भी एक रिलेशन है, वो मैं डिस्कस करूँगा बाद में। तो ओवरऑल इतना सब कुछ आपको लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्रूव रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर डिस्कस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजेंस वेव थियरी, तो ये पूरा लिखना है। टेक्स्ट भी आपको लिखना है। अभी तक कुछ क्वेश्चंस के कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मैंने दिए हैं आपको, उससे आपको आइडिया मिल गई होगी कि थियरी कैसे ऐड करनी है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी मैंने थियरी लिखी नहीं है। तो थियरी भी आपको इसके बीच बीच में ऐड करनी है और अपने आंसर को कंप्लीट रखना है। सो ये था। तो अभी आज हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजेंस वेव थियरी।
रिफ्रैक्शन के मामले में कुछ और फार्मूले आपको पहले ही बता दिए थे, 11th में भी हमने देख लिया था इसके कुछ फार्मूले, तो उसको भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, यानी 12th के पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। भले ही ये फार्मूला आपने 11th में पहले ही देख लिया है, बट 12th के थियरी पेपर में भी इसके ऊपर यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, इवन वर्चुअल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, ये आपको याद होगा, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी हमने किया। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक आप अच्छे से करो। और हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कुछ, एक और एडिशनल पार्ट उन्होंने डिस्कस किया है, रिफ्रैक्शन से ही रिलेटेड है, तो वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए बस इतना ही।